आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 1। आज हम लोग गद्य खंड से करेंगे। उस चैप्टर का नाम है सांवले सपनों की याद। ये सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। तो लेखक का क्या नाम है? जाबिर हुसैन। हुसैन जो है सो एक व्यक्ति चित्र लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं? सालिम अली के व्यक्तित्व पर एक का प्रभाव चित्र मतलब खींचा है, उनके बारे में उन्होंने बताया है इस चैप्टर में। सांवले सपनों की याद में जाबिर हुसैन जो है सो सुप्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं कि वो कैसे थे। लेखक परिचय जान लेते हैं। का जन्म कब हुआ था, उनकी रचनाएं क्या थी, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी और उनकी भाषा शैली क्या थी। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों का उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। ये तो हम लोग जाबिर हुसैन के बारे में जानेंगे। अब उन्होंने लिखा जो है सांवले सपनों की याद, तो संक्षेप में यहाँ पर वो भी है जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में चैप्टर को समझने में आसानी होगी। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। जाबिर हुसैन तब सालिम अली के मृत्यु के बाद तुरंत एक संस्मरण लिखते हैं। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। और हम लोग थोड़ा शब्द अर्थ भी समझ लेते हैं, जिससे कि चैप्टर को समझने में आसानी होगी। गढ़ना मतलब बनाना, हुजूम मतलब भीड़ को बोलते हैं, वादी घाटी को बोलते हैं, सोंधी मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध जो होती है, खुशबू जो होती है, उसे सोंधी बोलते हैं। पलायन दूसरी जगह चले जाना। परिंदे पक्षी को बोलते हैं, वादी घाटी को बोलते हैं। सैलानी मतलब यात्री घुमक्कड़ जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उसे सैलानी बोलते हैं। पलायन भागना। आबशारो निर्भर। रासलीला आनंद, कीड़ा मतलब आनंद में खेलना कूदना जो होता है, उसे रासलीला बोलते हैं। शोक तेज को बोलते हैं। मिथक प्राचीन पुरानी कथाओं को बोलते हैं। नैसर्गिक स्वाभाविक बोलते हैं। हरारत गर्मी। छाली सुपारी, वाटिका बगीचा को बोलते हैं। हिदायत मतलब निर्देश देना। कायल प्रशंसक। सती मतलब 100 वर्ष का समय। पसरी फैली। जीवन साथी मतलब पत्नी या पति को बोलते हैं। सहपाठी साथ पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है, जो आपकी कक्षा में पढ़ने वाला होगा, उसे सहपाठी बोलते हैं। पर्यावरण वातावरण को बोलते हैं। आंखें नम करना मतलब आंसू आना। संकल्प इरादा को बोलते हैं। वकालत करना पक्ष लेना। अथाह तो बहुत गहरा। अय्यावरी तब घुमक्कड़ को बोलते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर के बारे में पढ़ना। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों की एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अक्सर है। मतलब क्या इसमें लेखक जो है सो बोल रहे हैं, सालिम अली के बारे में बता रहे हैं कि सालिम अली जो है खूबसूरत पंखों पर सवार मतलब सुनहरे परिंदों के मतलब सुनहरा परिंदा जो खूबसूरत पक्षी है ना, उसके खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक भीड़ में मौत की खामोश वादी की तरफ, एक भीड़ से वो मौत की खामोश वादी की तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं।
सालिमली है। कोई रोक टोक सके, ये कहाँ संभव है। जब वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, मृत्यु को ये को गले लगा लेंगे तो कोई उनको रोक टोक नहीं सकता है। ये संभव ही नहीं है कि कोई उन्हें रोक टोक सके। वो मौत की ओर बढ़े जा रहे हैं। खामोशवादी मतलब हुजूम मौत की खामोशवादी की तरफ अक्सर है, मतलब अब उनका मौत आने ही वाला, मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं। इस हुजूम में आगे चल रहे हैं, मतलब इस भीड़ भाड़ में वो आगे चल रहे हैं, मृत्यु की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं। कौन? तो सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, मतलब वो मौत के किनारे पहुंच रहे हैं उस सैलानियों की तरह जो अपने पीठ पर क्या होता है जब सैलानी लोग मतलब पर्यटक जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, तो अपने पीठ पर सामान को ढोए रहते हैं ना, तो इसी प्रकार जो है ना सो सालिम अली जो है ना सो उनका कुछ ऐसा सपना रहा था जो कि अपने वो अंतहीन सफर के अंत में भी वो उस बोझ को उठाए हुए मृत्यु की ओर आगे बढ़े जा रहे हैं। लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेकिन ये सफर और सफर तो घूमते फिरते थे, सब जगह जाके देखते थे, लेकिन ये मृत्यु का जो सफर है उस सफर से अलग है। क्योंकि अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फिर से दोबारा जग जाए, फिर पक्षियों के बारे में जाने पहचाने, लोगों को बताए, क्योंकि इनका सफर जो है सो अंतिम सफर है। ये भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से इनका आखिरी पलायन है। मतलब अब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो इनकी जिंदगी में ना कोई भीड़ भाड़ रहेगा ना तनाव रहेगा, इससे ये मुक्त हो जाएंगे। अब तो वो उस वन पक्षी की तरफ प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। और लेखक क्या बोल रहे हैं सालिम अली के बारे में, बोल रहे हैं कि वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में जाके वो मिल जाएंगे जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। उनको बारे में बताया जा रहा है कि जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद अब मौत की गोद में वो जा चुके हैं, मतलब उनकी अब मृत्यु हो गई है। कोई अपने जिस्म की हरारत, मतलब अपना जिस्म का कोई टुकड़ा और दिल की धड़कन देकर भी उससे लौटाना चाहे, अगर कोई लौटाना भी चाहे दिल का धड़कन देकर, अपने जिस्म की हरारत देकर, ये सब भी करना चाहे तो वो पक्षी जो है सालिम अली को पक्षी के तौर पर ही लेखक अभी संबोधित कर रहे हैं। तो वो ना जग सकते हैं ना और सपनों के गीत दोबारा वो गा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों की आदमी की नजर से देखना चाहते, यह उनकी भूल है। और लेखक को ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि सालिम अली को जगाए। जब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाता है तो एकदम गहरी नींद में हो जाता है ना, तो वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं सालिम अली। तो लेखक जो है सालिम अली को जो है पक्षी के से तुलना करते हैं, बोलते हैं उस पक्षी को कोई नहीं जगाना चाहेगा। सालिम अली क्या कहते हैं, जो लोग सब जो है ना पक्षियों को आदमी की नज़र से देखता है, वो पक्षी को पक्षी की नज़र से नहीं देखते। जैसे कि ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, जंगल पहाड़ झरनों और ये सब को लोग प्रकृति की नज़र से नहीं देखते। ये नहीं सोचते हैं प्रकृति का ये दिया हुआ सुंदर सा उपहार है, लोग उसे आदमी की नज़र से देखते हैं। क्योंकि जंगल पहाड़ झरनों का वो वैल्यू ही नहीं कर पाते हैं। अगर वैल्यू करते तो उसकी रक्षा करते, लेकिन मनुष्य उस नज़र से देखता ही नहीं है उस जंगल पहाड़ झरना को। वो क्या करता है, आदमी की नज़र से देखता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों का आवाज मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सबको बोल रहे हैं कि भला कोई ऐसा आदमी हो सकता है कि कानों से मतलब पक्षियों की आवाज जाए और मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच भरा चीज वो महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि एहसास का ऐसा ही कुछ उबड़ खाबड़ जमीन है जिस पर जिनका जो जन्म हुआ है, इस धरती पर जिनका जन्म हुआ है, उनका नाम है सालिम अली। के बारे में अब बताने जा रहे हैं सालिम अली कैसे थे। ठीक है, लेखक अब उनके बारे में बता रहे हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अब लेखक क्या बोल रहे हैं कि इतिहास में जब पढ़ेंगे इतिहास के पन्नों में तब बहुत पहले की बात है। तब कहा जा रहा है कि कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, पता नहीं, मतलब ये इतिहास की बात है। लेखक तो उस समय देखे नहीं थे, इसलिए इतिहास की बात से उन्हें पता था कि कृष्ण जी जो है सो वृंदावन में रासलीला करते थे।
और शोक गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। और उन्हें, लेखक को यह भी पता था कि गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाते थे, मतलब अपनी ओर वो रिझाते थे। कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे, और लेखक क्या बोलते हैं, कब वो माखन वाला घड़ा फोड़े थे, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, और कब दूध छाली खाए थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कृष्ण जी के बारे में बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कब उस वाटिका में, वाटिका मतलब बगीचा में, पेड़ों की छांव में कब विश्राम किए थे, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और कृष्ण भगवान जब बंसी बजाते थे तो क्या होता था ना, सब गोपियों का दिल का धड़कन जो होता था बहुत तेज हो जाता था। तो इस समय क्या लेखक बोल रहे हैं कि उन्हें ध्यान में नहीं है कि वृंदावन में कब कृष्ण भगवान जो थे सो इस प्रकार की बंसी बजाते थे, जिससे कि गोपियों की दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चूर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों की हिदायत देगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब क्या लेखक बोल रहे हैं, अगर कोई वृंदावन अभी भी जाएगा तो लोगों को क्या लगेगा कि उस समय ऐसा लगेगा कि कभी पता नहीं कि उस वृंदावन में जो क्या है, वो नदी का जो सांवला पानी है सो क्या है, उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता। कृष्ण भगवान कैसे आते थे वाटिका में, कैसे छाह में बैठते थे, कैसे वहां बांसुरी बजाते थे। तो लेखक ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा लगता है वृंदावन पहुंचने पे वो सारा चीज लोगों के मन में आने लगता था कि सूरज निकलने से पहले पतली गलियों से कैसे नदी बढ़ती है, तो लगता है उस भीड़ को चुनकर सामने कोई अचानक आ जाएगा, मतलब कृष्ण आ जाएंगे और बंसी की आवाज से सुन के किसी का कदम वहां रुक जाएगा कि कोई यहाँ बंसी बजा रहा है, जैसे लगेगा कृष्ण ही आ गए हैं। और शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली जो है सैलानियों को हिदायत देगा, जो वहां पर घूमने आते हैं सैलानी पर्यटक, तो ऐसा लगेगा जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कृष्ण वहां से आ टपकेंगे और संगीत का जादू जो है सो पूरे वाटिका में बिखेर देंगे, ऐसा लगता है। कृष्ण, आप लेखक क्या बोल रहे हैं, वृंदावन जो है सो कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ऐसा लगता है उस वृंदावन की वाटिका में अभी भी जाने से ऐसा महसूस होता है कि कृष्ण का बांसुरी का जो आवाज है अभी भी चारों तरफ फैला हुआ है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। कहा जा रहा है, ये तो इतिहास की बात है, मिथकों की मतलब ये सही है गलत है इस पर नहीं, मतलब इसका सवाल जवाब नहीं किया जाए कि उस समय पहले कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो सुनी सुनाई बात है कि कृष्ण जी ऐसे आते थे वाटिका में, ऐसा होता था। लेकिन जो रियल में वास्तविक में जो है उन पर हम ध्यान देते हैं। तो किन पर ध्यान देने के लिए लेखक बोल रहे हैं, सालिम अली को के बारे में बता रहे हैं। तो सालिम अली का शरीर क्या है, एकदम कमजोर व्यक्ति वाले वो शरीर वाले वो सालिम अली है, उसका शरीर एकदम कमजोर है। और उसके बारे में बोलते हैं कि अब हमें उन पर एक नजर डालना चाहिए। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, मतलब उनका उम्र जो है 100 बरस पहुंचने में अभी कुछ ही दिन बाकी था। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अब लेखक जो है सो बहुत कमजोर हो गए थे, उनको कैंसर जैसा बीमारी हो गया था जो उनका मौत का कारण बना। लेकिन अंत समय तक भी वो उनकी आंख से वो रोशनी नहीं गई, वो पक्षियों की तलाश करते रहे और उनके गर्दन में हमेशा एक दूरबीन ही लगा रहता था। वो दूरबीन कब हटा था, जब वो मौत उनकी हो गई थी तब उनके गर्दन से वो दूरबीन हटा था। उन जैसा वर्ड वाचर मतलब चिड़िया को खोजने वाला शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है।
सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल हैं। अब सालिम अली के बारे में बताया जा रहा है, वो प्रकृति प्रेमी भी थे। वो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय, मतलब प्रकृति तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो इसके प्रभाव से आने के बजाय वो प्रकृति को क्या करते थे कि प्रभाव में लाने के लिए, कि प्रकृति को और कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, इसके वो कायल थे। ऐसा नहीं कि प्रकृति का केवल गुणगान करते थे, लेकिन प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए वो कुछ न कुछ करते रहते सकते। प्रकृति के वो प्रशंसक थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। मतलब तहमीना जो उनकी बीवी का नाम है, पत्नी का नाम है। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। मतलब स्कूल के दिन से ही वो जानते थे तहमीना को, और बाद में उनसे उन्होंने शादी किया, तो उनकी सहपाठी थी। मतलब एक ही कक्षा में पढ़ते थे वो दोनों। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। अब क्या कहा जा रहा है, सालिम अली जो थे सो उनको तो ढेर सारा अनुभव प्राप्त था, और वो केरल के साइलेंट वैली को देखे, रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए। रेगिस्तान का हवा का जो झोंका था ना, सो उधर साइलेंट वैली की तरफ बढ़ता था, केरल के साइलेंट वैली की तरह। तो वो सोचते थे कि कैसे इस साइलेंट वैली को बचाया जाए। तो वो क्या किए, चौधरी चरण सिंह से जा मिलते हैं। तो वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह तो गांव के ही रहने वाले थे, मतलब एक सामान्य वर्ग के लोग थे। वो निम्न परिवार से थे, तो उन्हें पता था कि मिट्टी का जो खुशबू होता है पानी पड़ने से कैसा था। मतलब वो किसान थे, वो सामान्य वर्ग के लोग थे, तो उन्हें पता था कि इसका वैल्यू वो समझते थे। तो जब वो पर्यावरण के खतरों के बारे में सालिम अली जब उनसे बताते हैं, तो उनकी आंखों में क्या होती है ना, आंसू आ जाती है, उनकी आंखें नम हो जाती है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में बोला जा रहा है। चौधरी चरण सिंह भी जिंदा नहीं है, सालिम अली। कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। अब लेखक बोल रहे हैं ये दोनों भी नहीं है, तो कौन ऐसा है जो कि सोंधी मिट्टी पर फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प करेगा। मतलब कौन इस तरह से काम करेगा जो प्रकृति के लिए, पक्षी के लिए। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। मतलब कह रहा है कि कौन ऐसा है जो कि हिमालय जो है, लद्दाख जो है, लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाले पक्षी, जो वहाँ पर जो बर्फीली जगह पर जो पक्षी पाए जाते हैं, उनकी कौन पक्ष लेगा, कौन उनकी तरफ से मतलब आगे बढ़ेगा, कौन इसकी देख रेख करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ द स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। सालिम अली अपना एक आत्मकथा लिखे थे, उनके आत्मकथा का नाम क्या था, फॉल ऑफ स्पैरो। तो उस समय लेखक को क्या ध्यान में आता है, D.H. लॉरेंस जो थे सो सालिम अली की तरह ही थे, तो उन्हें भी पक्षी से बहुत प्रेम था। तो एक बार क्या होता है ना, उस किताब में वो उस D.H. लॉरेंस के बारे में लिखते हैं सालिम अली। तो उसमें D.H. लॉरेंस की मौत के बाद ना उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से लोग अनुरोध करते हैं कि आप अपनी पत्नी के बारे में कुछ लिखिए। तो क्या बोलती है फ्रीडा, है सो क्या बोलती है, फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती। मतलब लॉरेंस जो थे ना, उन्हें भी पक्षी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो दिन भर वो भी अपना पक्षियों सबके साथ समय बिताते थे, देखते थे, खोजते थे। तो उनकी पत्नी को लगता था कि उससे ज्यादा गोरैया जो है ना सो लॉरेंस के बारे में ज्यादा जानती है। तो वो बोल रही है कि मैं क्या लिखूं, मुझसे तो ज्यादा लगता है कि गोरैया सब जो है सो लॉरेंस के बारे में ज्यादा जानती है। सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था लॉरेंस की पत्नी बता रही है। फ्रीडा जो है सो अपने पति के बारे में बता रही, वो सचमुच बहुत खुला, मतलब खुले दिल के थे, साफ सुथरे दिल वाले थे।
मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। और उनकी पत्नी क्या बोल रही है कि अपने पति के बारे में बोल रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि लॉरेंस जो है उनकी रग में और उनकी हड्डियों में है। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। और फ्रीडा जो है सो बता रही हैं उनके पति जो है सो उनके रगों में भी अभी समाये हुए हैं, मतलब उनके मन में बसे हुए हैं, उनके हृदय में बसे हुए हैं। तो लगता है कि बोल रहे हैं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उनका तारीफ करूं, मेरे पास शब्दों का मतलब शब्द की भी कमी पड़ जा रही है कि मैं उनको इस तरह का जामा पहना सकूं, मतलब एक शब्दों का जामा पहना सकूं, मतलब मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ लिख सकूं। और बोलती है मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गोरैया उनके बारे में, हम दोनों के बारे में उनसे मुझसे भी ज्यादा जानकारी रखती है। उन्हें ऐसा लग रहा था, फ्रीडा को लग रहा था। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली ही बने रहेंगे। बचपन के दिन में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हीं के खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। अब क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं जाबिर हुसैन जो है सो सालिम अली के बारे में बता रहे हैं। एक बार उनके एयर गन से क्या होता है ना, एक पक्षी घायल होके गिर जाती है और वो पक्षी कैसी थी, नीले कंठ की वो गोरैया थी। और उसके बाद उनको बहुत इस बात से दुखी होते हैं और सारी जिंदगी क्या करते हैं, पक्षियों सबकी खोज में नए नए रास्ता, मतलब हर तरफ हो जाते हैं, पक्षी को खोजते रहते हैं और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो व्यवस्था भी करते हैं। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। मतलब जिस तरह से लॉरेंस थे ना, तो सालिम अली भी ठीक उन्हीं की तरह अपनी जिंदगी में उन्हीं का अनुसरण किया था, लॉरेंस का ही अनुसरण जो है सो वो किए थे, लॉरेंस का ही प्रतिरूप बन गए थे सालिम अली जो है सो। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनाने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालिम अली जो है प्रकृति की दुनिया, टापू तो छोटा होता है ना, और वो सागर का तो कहीं अंत नहीं होता है, तो टापू की बजाय वो अथाह सागर बन के उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी अय्यावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। अब जो लोग ऐसे हैं भ्रमणशील घूमने वाले व्यक्ति जो है, मतलब भ्रमणशील स्वभाव के इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज भी जो है सालिम अली जो है सो पक्षियों की खोज में ही निकले। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सालिम अली अब नहीं रहे और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगी। और उन्हें लगता है कि सालिम अली जो थे सो हमेशा अपने गले में दूरबीन पहने रहते थे, लटकाए रहते थे और चिड़ियों सब के बारे में पता करते रहते थे, खोजते रहते थे। जहाँ भी कहीं दूर भी पक्षी नजर आता था तो दूरबीन से उसे देखना शुरू कर देते थे। तो लोगों को ऐसा लगता है जो इस तरह के मतलब भ्रमणशील स्वभाव वाले और घुमक्कर आदमी सब जो होते हैं, उन्हें महसूस अभी भी होता है कि सालिम अली है जो पक्षियों की सुराग में मतलब खोज में निकले हैं। अभी गर्दन में दूरबीन लटका के वो मतलब खोज करके वो अपने नतीजों के साथ लौट आएंगे, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ जरूर उस चिड़ियों के बारे में पता चलेगा, कुछ जानकारी ही हासिल करके आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? लेखक जो है सो बोल रहे हैं, सालिम अली के लिए बोल रहे हैं कि मेरी आंखें नम है, मेरी आंख में आंसू है, सालिम अली तुम लौटोगे ना? मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि सालिम अली लौटेंगे और वो चिड़ियों सब के बारे में पता करेंगे, खोज वगैरह करेंगे पक्षियों सब के बारे में। तो लेखक को जो है सो विश्वास नहीं हो रहा है कि सालिम अली जो है सो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है सो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न और अभ्यास करेंगे।